नमस्कार साथियों, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अच्छा, सबसे पहले जो है आज 8 मार्च को जो महिला दिवस है, उसकी सभी जो है देश के नागरिकों को जो है बधाई। और हमारे सामने जो सारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं और उन सभी लोगों को बधाई, सारे उपासक उपासिकाओं को बधाई। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी क्या है, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो आप उपलब्ध कराएं। जी करा दिया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एमफिल लॉ करके मैं कानून की शिक्षा देता हूँ। यह डिक्लेरेशन मेरा देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आज जो है संविधान के संबंध में और वुमेन्स डे के संबंध में बात करने का आग्रह जो है मुझे प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण और भारत के संविधान पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। राष्ट्रीय स्तर पर एवं प्रादेशिक स्तर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं, आज हम लोग जिस बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं वह बिंदु है कि रोल ऑफ सावित्री बाई फुले मेकिंग स्ट्रॉन्ग वुमेन इन इंडिया। भारत में सावित्री बाई फुले का महिलाओं को सशक्तिकरण करने में योगदान या उनकी भूमिका, तो इस विषय में हम लोग जो है चर्चा करना चाहेंगे। और चूंकि जो है ये जो कार्यक्रम है इसमें जो है महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करी जाती है, तो निश्चित रूप से जो है इस कार्यक्रम को, एक मिनट किसी ने शैतानी करनी चालू कर दी, मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ शेयर करके। चलिए फिर से शेयर करूंगा। अभी साथियों से अनुरोध है स्क्रीन को न छेड़ें, आपसे विनम्र अपील है। चलिए स्क्रीन को मैं किसी प्रकार से तो मैं ये चाहूंगा माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से कि आज के कार्यक्रम में एक या दो या तीन महिलाओं को भी वक्ता के रूप में आरंभ से जो है आप प्रस्तुत कर दीजिए जी जितना संभव हो,
क्योंकि जी। महिला सशक्तिकरण के संबंध में उनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, जी, यह जो है लोगों को पता चले, उसके जी, बाद फिर मैं अपना कथन जो है आरंभ करूँगा। जी सर। तो ये हमारा निवेदन है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्हें अवसर मिलना चाहिए। जी, जी। जी, यस। मैं माननीय धीमान साहब के निर्देश अनुसार भोपाल से हमारी शैला सोम कुमार बहन जी जुड़ी हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखें। शैला शैल कुमार जी, शैला सोम कुमार जी, अपने माइक को अनम्यूट करें। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। नमो बुद्धाय जय। आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। मैं खुद ही एक हमारे भंते जी है, भंते चंद्र कीर्ति। कैन यू हियर मी? जी। जी, तो सर, भंते चंद्र कीर्ति महिला सशक्तिकरण संघ के नाम से ही एक संघ चला रहे हैं। मैं जुड़ता हूँ, मालूम है। मध्य प्रदेश। जी जी, मैं हाँ। कई बार तो जुड़ा। उनसे मैं जुड़ी अभी लॉकडाउन में जो वर्षावास के कार्यक्रम वो चला रहे थे, तो तभी मैं उनसे जुड़ी हूँ। और आज और कल 7 और 8 को उन्होंने इंटरनेशनल विमेंस डे पर कार्यक्रम वेबिनार भी रखा। वैसे तो वो केरल में होने वाला था, बट वो ये कोविड के कारण वो थोड़ा सा कैंसिल हो गया, तो वो इंटरनेशनल विमेंस डे का उन्होंने वेबिनार ही रखा था, 2 दिवसीय। तो अभी अभी वो खत्म हुआ, तो मैं संविधान का सुनने के लिए हमेशा जुड़ती हूँ। बहुत जी। अच्छे से यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो सुबह का कार्यक्रम उसमें तो मैं नहीं जुड़ पाती हूँ पारिवारिक कारणों से, लेकिन हाँ, संविधान का सुनने के लिए मैं हमेशा जुड़ती हूँ। मतलब जब भी मुझे याद आ जाता है एकदम से। अब तो मुझे मंडे 7 o'clock याद आ ही जाता है। तो धीमान साहब का बहुत धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हम महिलाओं को जी, ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने अधिकार और हम अपने जो संविधान है उसको नहीं जान पाएंगे, तो हम आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को कैसे जागृत कर पाएंगे। आने वाले समय में एक छोटा सा स्कूल खोलने का मेरा प्रयास है। छोटा स्कूल, फिर अभी तो स्टार्टिंग स्कूल छोटे से ही करेंगे, लेकिन हाँ, आने वाले समय में उसको फिर बढ़ाने का मैं कोशिश करूंगी अपने स्तर पे भी, और आप सबके भी सहयोग की जरूरत रहेगी। तो आज इंटरनेशनल विमेंस डे पर सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी का साधुवाद। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सोम कुमार साहब। अब मैं अगले पार्टिसिपेट वक्ता के रूप में सविता सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और इंटरनेशनल वुमेन डे पर अपने वक्तव्य रखें। सविता सिंह जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार में मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। जहाँ तक कि महिलाओं की बात है, महिलाएं बहुत हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो डॉक्टरी का पेशा हो, वकालत का पेशा हो, या कोई अधिकारी हो, या आज हम देखते हैं कि आज हमारे जो गवर्नर हैं वो भी, हमारे प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो भी एक महिला हैं। तो महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ हम लोगों को थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि अभी उन्हें जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है। अभी हम देखते हैं जगह जगह किस तरह की वारदातें हो रही हैं, रेप केस हो रहे हैं। तो अभी मतलब महिला सशक्तिकरण तभी पूर्ण हम मानेंगे तब हमारी महिलाओं को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस तरह की घटनाएं उनके साथ ना घटित हों। क्योंकि जब महिलाएं अंदर से मजबूत होंगी तभी हमारा जो है महिला दिवस मनाने का एक कोई उद्देश्य रह जाता है। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपने आसपास या जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उन्हें महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं
और ज्यादा से ज्यादा जैसे कि बहुत से लोग हमारे जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और गांव में जाते हैं या कहीं भी हम लोग गांव में जाके कहीं भी कार्यक्रम करते हैं, तो हमें ये मतलब कि बताना चाहिए लोगों को कि अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों में डेवलप करें, ताकि हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं या हमारे साथ जो वर्किंग वुमेन्स है वो सुरक्षित रहें। एक अच्छा मैसेज समाज में जाना चाहिए। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि अच्छे सभी जो है महिलाओं को हर क्षेत्र में मौका दें और उन्हें एक प्रोटेक्शन वाली भावना उनके अंदर आनी चाहिए। जैसे कि महिलाओं को हर क्षेत्र में इस तरह आगे बढ़ रही हैं आज, तो उन्हें जो है सभी की ओर से मैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दोबारा से। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय। आप लोग जो है पहले अपना परिचय दीजिए और उसके बाद फिर महिला सशक्तिकरण के संबंध में आप क्या समझते हैं ये बताइए। ठीक है, परिचय जरूर दीजिए। जी बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब रुचि आजाद मैम जो हमारे संविधान में भी सविता सिंह जी के साथ वाचन में रही हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं, रुचि आजाद मैम अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। रुचि आजाद मैम से अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करिए। रुचि आजाद मैम अपने माइक को अनम्यूट करिए। जी आपका माइक अनम्यूट हो गया है, अपनी बात रखें। हेलो जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैं रुचि आजाद बरेली से। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें महिलाओं को ही पहल करनी पड़ेगी सर। जब तक महिलाएं खुद अपने अंदर से अंदरूनी ताकत को नहीं पहचानेंगी, तब तक महिलाएं आगे नहीं आ सकती। और महिलाओं को ये पहचानना पड़ेगी अपनी ताकत, तभी दूसरे जो सामने वाले लोग होते हैं वो उन्हें पहचान सकते हैं और वो अपनी ताकत को शो कर सकती है। शो ऑफ करना बहुत जरूरी है आजकल। आप जब तक अपनी ताकत को नहीं पहचानती और नहीं समझती खुद के महत्व को, तब तक आप नहीं समझा सकती दूसरे को कि आपका महत्व क्या है। अपनी वैल्यू को खुद समझिए, फिर दूसरों को समझा सकते हैं। और रही बात सुरक्षा की, वो जब आप अपनी वैल्यू दूसरों को समझा देंगे तो सेफ्टी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पूरे समाज को ये समझाना जरूरी है कि आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या हैं, आप में क्या गुण हैं, क्या महत्व है आपका इस समाज में। आपके बिना ये समाज नहीं है, बिकॉज वुमेन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसलिए इस समाज की जो वो नींव है, महिला एक नींव है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, और एक बेटी के रूप में, एक साथी के रूप में। तो मैं मानती हूँ इस चीज को कि आप अपने महत्व को जब तक नहीं जानेंगी, तब तक आप समाज को नहीं शो ऑफ कर सकती कि आपका महत्व क्या है, और तब तक आप अपनी जो महत्व है उसको बता नहीं सकती। तो इसके लिए आपको खुद की ताकत को पहचानना है, एजुकेटेड होना है, जो कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। तो आपको शिक्षित तो बनना ही पड़ेगा, उसके साथ में आपको संघर्ष भी करना है अपने महत्व को समझाने के लिए। तब तक आपके अधिकार आपको नहीं प्राप्त हो सकते। आज कोई भी अधिकार आपको आसानी से नहीं दे सकता, तो आपको उसे छीनना पड़ेगा। उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगी, सभी महिलाएं आगे आए, शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करें। थैंक यू। अच्छा ये बताइए मुझे, जी हेलो, जी मैं बोल रही हूँ कि आज आप इस मंच पर जो है जो वक्तव्य दे रही हैं जी, उसका अधिकार जो है आपको सबसे पहले भारत में किसने दिया? बाबा किसने साहब ने लड़ाई दिया। लड़ी आपके अधिकारों के लिए? ये बाबा साहब ने दिया है और बाबा माता साहब। सावित्रीबाई फुले ने। हाँ, क्या रोल था उनका? ये सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले हमें शिक्षित करने के लिए कदम उठाए जो और है उसके जी प्लीज सर। ठीक है, आपकी वॉइस जो है आ नहीं रही है क्लियर, इस समय कट गई है। हेलो, हाँ, अभी नहीं। वॉइस क्लियरिटी नहीं है।
जी इनर प्रॉब्लम की वजह से जो है, अच्छा मेरा नेट स्लो हो गया, देखो क्यों स्लो है। जी क्लियर आ रही है सर आपकी आवाज। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बताइए क्लियर आ मेरा। रही नेक्स्ट। जी। अब मैं हमारे साथ जो रहती हैं रात दिन मेरी जीवन साथी हाँ मिसेज सुमन बौद्ध से अनुरोध करूंगा कि भाई भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में लंबे समय से मेरे साथ 2009 से जुड़ी हैं, और जितना आचार्य जी से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मैंने ग्रहण किया है, उतना ही हमारी मिसेज ने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से ग्रहण किया। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अच्छा, क्या नाम आज बताया, क्या सुमन नाम बौद्ध, बताया था आपने? हाँ? सुमन बौद्ध। सुमन बौद्ध, खैर अपना परिचय वो स्वयं देंगे। जी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुमन बौद्ध है अच्छा जी। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। महिलाएं स्वयं अपने लिए अपने आप को संवैधानिक समझने हेतु सभी महामानवों के त्याग के साथ समझने में समझकर अपना कार्य करें। सभी महिलाओं को समर्पित मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। आपको एवं आपके परिवार के सभी महिला सदस्यों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेखौफ अपनी आवाज उठाओ, औरत हुई सोच कर मत डर मत जाओ। बेखौफ अपनी आवाज उठाओ, औरत हुई सोच कर डर मत जाया करो। समस्त नारी शक्ति को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, अपने काम को करते रहिए, ना तुम पुरुषों से कमजोर हो, अपने आप को मत अबला समझो, तुम सबसे सबला हो। तुम खुद को मत आंको दूसरों से कम, अपने आप पर तुम खुद गर्व करो। महिला के बिना घर चलाना मुश्किल होगा। जिस घर में महिला नहीं होती उस घर की आप कंडीशन देख सकते हैं। बच्चे, पूरा परिवार बिखरा हुआ रहता है। जैसे एक धागा में फूलों को पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी तरह महिला भी अपने परिवार को एक धागे का काम करती है और सारे परिवार को जोड़कर रखती है। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब महिलाएं और जुड़ी नहीं है, अब मैं आचार्य जी के और वक्तव्य ले लेते हैं हम। उन्होंने क्योंकि समय समय पर हम सबको बहुत ही कंपैरेटिव रीडिंग जो महिलाओं के संबंध में कराई है, तो मैं आचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि जितने भी संप्रदाय धर्म भारत में चलते हैं उन सभी में महिलाओं की क्या स्थिति है, संविधान के अनुसार आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है। तो आचार्य जी से मैं अनुरोध करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे आचार्य जी। सभी महापुरुषों को सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हेलो जी आवाज आ रही है सर? एक अनम्यूट कर लीजिए सर अपने माइक को। जी एक मिनट, हाँ स्क्रीन में दिख रहा है। माइक है बंद, वीडियो बंद है आपका, वीडियो खोल लीजिए। हाँ देखता हूँ।
जी जी अब आवाज आ रही है ना? जी हेलो, आवाज आ रही है अभी? जी सर, क्लियर आ रही, क्लियर है सर। हाँ, हेलो, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, क्लियर आ आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही है? जी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू क्लियर। ठीक 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 ठीक। जी दो बातें हैं कि एक तो लंबे इतिहास के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत संविधान के माध्यम से महिलाओं को अधिकार भी दिए। दूसरी बात यह है कि हम जो 50 साल से चर्चाएं कर रहे हैं वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि संविधान ने हमको क्या दिया। महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, महिलाओं को आज़ादी दी, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, नौकरियों में जाने का अधिकार दिया। ये सारी बातें हम लोग चर्चाओं में करते हैं और ये भी कहते हैं कि महिलाएं बहुत आज़ाद हैं। और आदरणीय धीमान साहब भी लंबे समय से संविधान पर अपनी उद्बोधन प्रबोधन भी रख रहे हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि दुश्मन तो हमारे संविधान को कमजोर करना ही चाहता है, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उस संविधान को हम संविधान की रक्षा करने की है। जब संविधान की रक्षा करने की बात आती है तो बहुत से ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इस तरह के अधिकारों को समावित किया है जिससे पुरानी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम कमजोर कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, बराबर की भागीदारी दी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारा ही अपना संविधान है, हम अपने ही संविधान की जय जयकार करते हैं, लेकिन जहां पर बराबरी की भागीदारी देने की जब बात आती है तो किसी भी संगठन में, मेरा दावा ऐसा है कि भारत में किसी भी संगठन में महिलाओं को बराबर की भागीदारी नहीं दी गई। हमारे अपने अम्बेडकरवादी संगठनों में या हमारे बुद्धिस्ट संगठनों में भी महिलाओं को जितनी भागीदारी मिलना चाहिए उतनी बराबर की भागीदारी नहीं। राजनीति में भी हम देखते हैं कि राजनीति में भी हमारी महिलाओं को बराबर की भागीदारी नहीं। चुनाव को लड़ाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसे विधान परिषदें हैं, राज्यसभाएं हैं, निगम मंडल हैं, ऐसी जगहों पर भी हम अपनी महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हम केवल संविधान की जय जयकार करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, लेकिन जब हम अपने तरफ से देने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये कमजोरी महसूस होती है कि हम अपने ही संविधान के परिपालन में या उसको मजबूत करने में कहीं ना कहीं से कमजोर साबित। बेटी को माता पिता की संपत्ति में जो संपत्ति है उसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर की भागीदारी मिलना चाहिए, ये संविधान में प्रदत्त है। क्यों प्रदत्त है? क्योंकि पुरानी संस्कृति में, जिस संस्कृति के खिलाफ बाबा साहब ने जीवन भर लड़ाई लड़ा, फूले साहू ने लड़ाई लड़ा, कबीर संत रविदास जी ने लड़ाई लड़ा, या बुद्ध ने भी लड़ाई लड़ा, उस संस्कृति में बेटी को दान की वस्तु माना गया, उसको दहेज दे के विदा किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संस्कृति पे कुठाराघात करते हुए उसे बराबरी का भागीदार बनाया। लेकिन हम भारत में देखते हैं कि यदि प्रतिशत निकाला जाए कि कितने प्रतिशत अम्बेडकरवादी अपने बेटी को बराबर का हिस्सा देते हैं संपत्ति में, तो 1% भी अम्बेडकरवादी अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा नहीं देते हैं। ये एक सांस्कृतिक टकराव था। लेकिन हम संविधान की जब बात करते हैं, जय जयकार की बात करते हैं, और जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमने वो भूमिका नहीं निभाई जो हमें किसी भी कीमत पर एट एनी कास्ट उसे हमें निभाना चाहिए। कोर्ट मैरिज की हम बात करते हैं तो कोर्ट मैरिज ना करके जैसे पुरानी संस्कृति में भव्य आयोजन किए जाते हैं बेटे और बेटे की शादी में, बेटी की शादी में, तो ऐसे ही भव्य आयोजनों में
संगीत में, शादी के अवसरों पर संगीत में हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कोर्ट मैरिज की इतनी बड़ी सुविधा दी है कि आप सादे रूप से, संवैधानिक रूप से भी शादी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की और भी कई बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, ये जब तक संस्थागत तरीके से जो संस्था बनाई गई है, जो संस्था बनती है, जब तक उसके पदाधिकारी, उसके जिम्मेदार लोग इस तरह के डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, तब तक ये संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। या जो महिलाओं को भी मान सम्मान की बात करते हैं, तो संविधान तो अपने तरीके से कार्य कर रहा है। संविधान के माध्यम से महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए या जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो मिल रही है, लेकिन हमारे अपने तरफ से जो कार्य होना चाहिए, अम्बेडकरवादी संस्थाओं की तरफ से जो कार्य होना चाहिए, उन कार्यों में कहीं न कहीं कमजोरी दिखाई देती है, चूक दिखाई देती है। और मैं समझता हूँ कि किसी के एक के उपदेश देने से या किसी के एक के ज्ञान बांटने से ये कार्य होने वाला नहीं है। जब तक संस्थाएं जो है ये जिम्मेदारी नहीं लेंगी, ऊपर में बैठे हुए लोग ही जब इस तरह के निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि ये सांस्कृतिक लड़ाई भी है। पुरानी संस्कृति से लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में, जिसे हम हिंदू कोड बिल कहते हैं, कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने बनाया और बाद में धीरे धीरे करके हिंदू कोड बिल लागू हुआ, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में लागू करने की जब बात आती है तो हम उसको ही लागू नहीं कर पाते। तो ये जो बातें हैं, भागीदारी की बातें हैं या कोर्ट मैरिज की बातें हैं या शादियों के भव्य समारोहों की बातें हैं या दहेज देने की बातें हैं, ये ऐसी कई बातें हैं जिस पर हमको फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज तो देश में सांस्कृतिक भी हमले हो रहे हैं, धार्मिक हमले हो रहे हैं और संवैधानिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी चूक है, जो हमने दूसरे भी वर्गों को सबक नहीं सिखाया। जब तक हम अपने स्तर पर ये कार्य नहीं करेंगे, तब तक चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या कोई भी अन्य वर्ग हो, वो हमको फॉलो नहीं कर सकता। तो संस्थागत तरीके से ये इस तरह की बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों की ये महती जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो ये समझते हैं कि संविधान का हमको पालन करना है, अम्बेडकरिज्म का पालन करना है, बुद्धिज्म का पालन करना है, तो इन छोटी छोटी बातों का भी पालन करना बहुत आवश्यक है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, लेकिन कई अवसर ऐसे आते हैं जहां पर हमें उन्हें भेजना चाहिए, तो उन जगहों पर हम उनको भेज नहीं पाते हैं। तो इस बारे में भी चिंतन होना चाहिए। आदरणीय धीमान साहब तो इसके विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो इन बिंदुओं पर बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। मैं तो इस विषय का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए ऊपरी तौर पर ही अपनी बातें रख पा रहा हूँ। आपने मुझे सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। सभी को पुनः धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य जी। अब मैं प्रबोधनकार, संविधान के वाचक डॉक्टर धीमान साहब से अनुरोध करता हूं कि विशेष एपिसोड जो आज रखा गया है वुमेन्स डे की और उसके राइट्स के ऊपर, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आज का विशेष एपिसोड आप प्रारंभ करें। माननीय धीमान साहब। धन्यवाद माननीय बादल सिंह गौतम जी। जैसा कि आज जो है वुमेन्स डे है और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। 365 दिन में एक दिन जो है महिलाओं को दे करके पुरुष जो है उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं। क्या लगता है, वुमेन्स डे यानी महिलाओं का दिन। अगर आज 8 मार्च वुमेन्स डे है, महिलाओं का दिन है, तो बाकी के दिन क्या
मेल्स डे है, पुरुष के दिन है। यहाँ पर ये सवाल भी उत्पन्न होता है कि क्या हम जो है 365 दिन में एक दिन महिलाओं को देके ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ होती है, क्या हम संतुष्ट हो सकते हैं? क्या हम एक दिन महिलाओं को दे करके उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर समता की भावना को पूर्ण कर पाएगी? तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जी सर, थैंक यू। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कहा हुआ है कि अगर किसी देश, किसी भी देश की उन्नति को अगर जांचना है तो उस देश की उन्नति को जांचने का पैमाना क्या होना चाहिए। बहुत सारे शिक्षण संस्थान या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बहुत विकसित टेक्नोलॉजी ट्रेनें, आखिर किसी देश की उन्नति को मापने का क्या पैमाना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। इस संबंध में बाबा साहब ने जो मेजरमेंट बताया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि किसी भी देश की उन्नति को अगर जांचना है, परखना है, नापना है, तो आप सिर्फ यह देख लो कि उस देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है और आपको उस देश की तरक्की का अंदाजा हो जाएगा। यानी कि अगर किसी देश के अंदर विकसित देश हो गया है, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, बहुत सारे कॉलेज हो गए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई है, बहुत सारी धन संपदा इकट्ठा हो गई है, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर उस देश को विकसित नहीं मानते। वो कहते हैं कि विकास की परिभाषा के अंतर्गत जो है स्त्रियों की प्रोग्रेस एक पैमाना होगी, कितना राष्ट्र ने तरक्की की है। आज वुमेन्स डे के अवसर पर बाबा साहब की बात याद आ रही है, और जब हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो पूरी दुनिया के अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और आज जो सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। तो सशक्तिकरण तक पहुंचने से पूर्व जो है हम लोग स्लाइड शेयर करते हैं, और अनुरोध है कि भाई जो है इसको छेड़छाड़ ना करें। वैसे मैं यहाँ से बंद करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं बंदी कर दूं ताकि कोई छेड़ ना सके। अब बंद कर दिया है। अब इस स्लाइड जी सर, कंटिन्यू करें। तो जो है मैं बता रहा था कि ये जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि दुनिया के अंदर अगर किसी राष्ट्र की उन्नति को जांचना है, परखना है, तो उसका सिर्फ एक पैमाना है कि उस राष्ट्र में महिलाओं ने कितनी उन्नति की है। अब अगर हम भारत देश के अंदर महिलाओं की उन्नति या भारत देश की उन्नति की बात करें तो प्राचीन काल में जाना पड़ेगा। प्राचीन काल में जब तथागत बुद्ध
का युग था बुद्ध काल में, तो गुप्त काल जो है सोने की चिड़िया कहलाता था, और तथागत गौतम बुद्ध के काल में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा का बोलबाला था। उसके बाद जो है कालांतर में कुछ ऐसी शक्तियां भारत देश के अंदर उत्पन्न हुई जिन्होंने भारत के अंदर महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को लगातार कमजोर कर दिया। भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती चली गई। उनकी मानसिक स्थिति की बात करें तो उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनका संपत्ति में अधिकार नहीं था। उनकी राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उनको राजनीति में अधिकार नहीं था। उनकी सामाजिक स्थिति की बात करें तो कोई भी उनका स्टेटस नहीं था। She was just like assets. वह एक संपत्ति की तरह थी। इन 3 बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। परंतु जो है भारत के अंदर आज जो महिलाएं हैं और सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, उस सशक्तिकरण में सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले का था, जिन्होंने अपने पति भारत के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिल करके महिला शिक्षा पे जोर दिया। सावित्रीबाई फूले ही वह पहली महिला शिक्षिका थी जो पूरी महिला समाज में शिक्षित हुई। महिलाओं में सबसे पहले शिक्षित होने वालों में सावित्रीबाई फूले थी, और उन्होंने, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और 10 मार्च 1897 को वो इस दुनिया में नहीं रही। She played an important role in improving women's right in India during ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि ब्रिटिश काल से पूर्व लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे थे। महिलाएं बिल्कुल शिक्षित नहीं हो पा रही थी। महिलाओं के संबंध में एक विचार जो है समाज में व्याप्त था। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, देश के सभी महिलाओं को मैं जो है बताना चाहूंगा कि महिलाओं के संबंध में यह विचार समाज में व्याप्त था कि यदि कोई स्त्री शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी।
यदि कोई स्त्री शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो विवाह के उपरांत उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भय से ग्रसित होकर के महिलाएं अपने पति को सुरक्षित रखना चाहती थी और स्वयं शिक्षित होना नहीं चाहती थी। This was a kind of a mental slavery. यह एक प्रकार की मानसिक गुलामी थी। आपको कोई मारने नहीं आ रहा, आपको कोई पीटने नहीं आ रहा, आपको कोई रोकने नहीं आ रहा, आपका मस्तिष्क ही आपको स्वयं शिक्षा ग्रहण करने से रोक रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे जो प्राचीन काल में, ब्रिटिश काल में जो है महिलाएं थी, उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से निर्मित हो गई थी या कर दी गई थी कि यदि वह शिक्षा ग्रहण करती हैं तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। और इस कारण से महिलाएं शिक्षा नहीं ग्रहण करती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत देश की 50% आबादी तो ऐसे ही भयग्रस्त होकर के अशिक्षित हो गई। दूसरी तरफ जब ब्रिटिश शासन काल आया और ब्रिटिश ने जो है अपने स्कूल खोलने चालू किए भारत के अंदर और एजुकेशन देना चालू किया, तब ज्योतिबा फुले को भी जो है शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उससे पूर्व जो है भारत के अंदर कमजोर वर्गों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राइट टू एजुकेशन नहीं। जहां एक तरफ पत्नियां अपने पति की सुरक्षा के लिए शिक्षा नहीं ग्रहण कर रही थी, वहीं पति को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। परंतु जब ज्योतिबा फुले ने ब्रिटिश शासन काल में बनाए गए स्कूल में अध्ययन किया, तो उस अध्ययन को करने के बाद उन्होंने दुनिया के महान विद्वानों के विचारों को भी अध्ययन किया और उन विचारों से प्रेरित होने के पश्चात जो है उन्होंने ये महसूस किया कि स्त्री शिक्षा बहुत जरूरी है। और सावित्री बाई फुले जो कि उनकी पत्नी थी, सबसे पहले उनको पढ़ाया। वह उनको रात में पढ़ाते थे, दिन में पढ़ाते थे, घर में पढ़ाते थे। सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर उनको जिम्मेदारी सौंपी कि आप जो है भारत की नारियों के लिए जो है एक शिक्षण संस्थान खोली। और उन्होंने शिक्षण संस्थान खोला है, स्कूल खोला। उस स्कूल में जब वह सावित्री बाई महिलाओं को इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश करती थी तो महिलाएं बड़ी भयभीत रहती थी। वह इस पूर्वाग्रह से ग्रसित रहती थी कि अगर मैं सावित्री बाई की स्कूल में चली गई और मैंने उसका एक भी शब्द पढ़ लिया तो मेरा पति मर जाए। यह अंधविश्वास जो है उनके जीवन में अंधेरा फैला है। परंतु सावित्री बाई के अथक प्रयास से फातिमा और अन्य महिलाएं जो मॉडर्न थी, उन्होंने उनका साथ दिया और कुछ महिलाएं और आई और इस तरीके से धीरे धीरे स्कूलों में अध्ययन का काम चालू हुआ और पढ़ा करके सावित्री बाई ने लोक महिला शिक्षा का प्रारंभ किया। तो इंटरनेशनल लेवल पर तो हम जो है वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात बाद में करेंगे, परंतु भारत के अंदर अगर वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जाए तो शिक्षा ही वह वस्तु है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा के बगैर व्यक्ति पशु के समान होता है और नारी की स्थिति पशु के समान थी। ब्रिटिश काल से पूर्व, सावित्री बाई के आने से पूर्व, क्योंकि वह प्रथम महिला शिक्षिका थी।
सावित्रीबाई फुले के अथक प्रयास से भारत के अंदर बहुत सारी महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण की और जीवन पर्यंत अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ जो है शिक्षा ग्रहण कराने का काम करती रही। तो रोल ऑफ सावित्रीबाई फुले मेकिंग स्ट्रॉन्ग वुमेन इन इंडिया, महिलाओं को सशक्तिकरण करने में सावित्रीबाई फुले वह प्रथम महिला थी जिनके माध्यम से जो है आज ये जो महिलाएं हैं वो शिक्षा ग्रहण कर पाई। जैसे भारत के अंदर हम बात करें तो भारत की जो है 2 स्त्रियां इस स्लाइड के माध्यम से देश के लोगों के सामने प्रस्तुत है। यह मैंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से फोटो लिया हुआ है। एक्टिव विंडो, गो टू सेटिंग टू एक्टिव विंडो। और जो है पहली महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी शिक्षित हुई भारत में और भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री का पद होता है उस पद तक पहुंची और उन्होंने जो है पुरुषवादी दृष्टिकोण के बावजूद जो है एक महिला होकर के लंबे समय तक भारत में जो है भारत की डेमोक्रेसी को चलाया और लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनी रही। उन्होंने लीडरशिप की भारत की। केवल इंदिरा गांधी की ही बात ना करें, उसके बाद हम देखते हैं आदरणीय बहन जी मायावती जो कि जो है सावित्रीबाई फुले के प्रयास का प्रतिफल है। आदरणीय बहन जी मायावती जी सावित्रीबाई की वजह से जो है इतना शिक्षित हुई। उन्होंने जो है संघर्ष किया, उन्होंने नारियों के लिए जो है स्कूल खोले, उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा कि जो है पति की मृत्यु नहीं होती है। आप शिक्षा ग्रहण, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम और उसका परिणाम के रूप में जो है इंदिरा गांधी और आदरणीय बहन मायावती जी ही नहीं जो है देश के अंदर बहुत सारी नारियां जो है आज ऊंचे ऊंचे मकाम पे पहुंची है। ममता बनर्जी हो गई, राबड़ी देवी जी हो गई और इसके अलावा जो है सुषमा स्वराज जी भी थी। बहुत सारी महिलाएं जो है राजनीति में आज आई, बहुत सारी महिलाएं जजेस बनी, बहुत सारी महिलाएं जिलाधिकारी बनी। उस सब के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन की खुशियों को बलिदान किया, तब जाकर के सफल बनी। जब सावित्रीबाई फुले जो है अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो जो कंजर्वेटिव लोग हुआ करते थे, रूढ़वादी व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका इस बात में विश्वास था कि महिला शिक्षा न ग्रहण कर पाए, वो लोग जो है सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो है गंदगी फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, नाली का कीचड़ फेंकते थे, तमाम प्रकार की गंदगियां फेंकते थे ताकि इससे वह डिस्करेज हो जाए, हतोत्साहित हो जाए और महिलाओं को शिक्षित करना बंद कर। परंतु महिलाओं को शिक्षित उन्होंने किया। वह अपने साथ एक बैग रखती थी, उस बैग में एक साड़ी रखती थी ताकि ये गंदी साड़ी जो है वह वहां पर जाकर अपने कार्यस्थल पे उतार देंगी और दूसरी पहन के अपने महिलाओं को शिक्षित करेंगी। तो ये छोटा सा जो है रोल ऑफ सावित्रीबाई मेकिंग स्ट्रॉन्ग वुमेन इन इंडिया। सावित्रीबाई का भारत में जो है महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने का क्या रोल था ये मैंने बताया। इसके बाद जो है मैं बात करूंगा भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान की जब बात आती है तो भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तरह से जो है बनाया कि स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो।
उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में, ये अनुच्छेद 15 है, और अनुच्छेद 14 की जब हम बात करें तो स्लाइड हटा देते हैं, फिर से जारी कर देंगे। भारत के संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 14 लिखा। उसमें लिखा कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कानून की नजर में सब बराबर है, समता का अधिकार। यहाँ पर उन्होंने जो राज्य है उसको ये डायरेक्शन दिया कि किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति के अंतर्गत स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, और जो है पुरुष स्त्री के अलावा जो कॉमन जेंडर है वो भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी लोगों के साथ साथ जो है समान व्यवहार करना और इनको विधियां समान रूप से संरक्षण भी प्रदान करती। इस चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15 में एक्सप्लेन किया। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष व्यवस्था की। क्या की? कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग यानी सेक्स के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस एंड सेक्स। यहां पर हम सेक्स की बात करेंगे। सेक्स से आशय है लिंग, लिंग से आशय है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी स्त्री, पुल्लिंग यानी पुरुष। यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर भी विभेद नहीं किया जाए। ये अनुच्छेद 15 में बाबा साहब ने महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार दिया। यानी कि महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अधिकार होता क्या? आखिर बाबा साहब ने महिलाओं को समान अधिकार क्यों दिया? ये जानने की जरूरत है। तो स्लाइड को शेयर करता हूं। अब ये जो है एम्पावरमेंट है, द वर्ड इज यूज्ड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? वुमेन्स एम्पावरमेंट। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और उस महिला दिवस को आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वुमेन्स एम्पावरमेंट के रूप में जो है मना रही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि एम्पावरमेंट शब्द क्या होता है। मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का अर्थ होता है टू गिव यानी कि देना, और डेलीगेट पावर यानी कि शक्ति को प्रत्यायोजित करना, और अथॉरिटी देना। कहने का मतलब है उनको एथोराइज्ड कर देना, अधिकृत कर देना। एग्जाम्पल के रूप में एथोराइज्ड कर देना यानी कि महिलाओं को अधिकार प्रदान करना, राइट
प्रोवाइड करना। एम्पावरमेंट मीन्स टू गिव और डेलीगेट पावर और अथॉरिटी, यानी उनको अधिकार प्रदान कर देना या उनको अधिकार प्रत्यायोजित करना या उन्हें अथॉरिटी बनाना। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की जब बात करें, लुक हियर, वी विल गो बैक टू, तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 15 का भी मैंने सब क्लॉज 3 लिखा है, लेकिन जब मैं अनुच्छेद 15 एक की बात कर रहा हूँ तो क्योंकि वो जो है सभी लोग के लिए है और मैं यहाँ एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने स्लाइड बनाई, लेकिन अनुच्छेद 15 एक के बगैर अनुच्छेद 15 3 कंप्लीट नहीं होगा। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द सेक्स। वहां पे लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ। तो लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाने का मतलब है कि लिंगी आधार पर पुरुष और महिला के समान अधिकार होंगे, यानी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का जो है कॉन्सेप्ट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 के अंदर आ गया। उन्होंने राइट टू इक्वालिटी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है महिलाओं को प्रदान की गई थी, वहां जो है अनुच्छेद 15(1) में प्रदान कर दी गई, यानी महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एम्पावर्ड कर दिया। अब इसमें एम्पावर्ड किया और उसका परिणाम है कि आज महिलाएं जो है पुरुषों के समान अधिकार रखती है। अधिकार मिले या नहीं मिले ये एक अलग विषय है, परंतु अधिकार जो है संविधान ने प्रदान कर दिया। अब वो समाज ने दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये दूसरा विषय है। विधि ने, कानून ने अधिकार प्रदान। सबसे पहले कानून के आधार पर अधिकारों का सृजन हुआ और एम्पावरमेंट हो गया। अनुच्छेद 15(3) के अंदर भी जो है महिलाओं को एम्पावरमेंट किया संविधान ने। क्या किया? अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगे। यानी कि जो महिलाओं की बुद्ध काल के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य शैक्षणिक स्थिति का जो पतन हुआ, उस पतन के कारण जो है महिलाएं एसेट्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगी। अक्सर हमको पुरानी कहानी या ग्रंथों में यह कोटेशन मिल जाता है कि फलाने राजा की बेटी का विवाह हुआ तो उसने इतनी दासियों को, इसे 1000 दासी, 1000 घोड़े, इतना आभूषण, इतने हाथी अपनी बेटी के विवाह में दिए। घोड़ा समझ में आता है, आभूषण समझ में आता है, ठीक है, रथ समझ में आता था, चलो हाथी भी समझ में आता है, परंतु स्त्रियों को भी दिया। क्या स्त्रियां संपत्ति थी? बिल्कुल थी। बुद्ध काल के बाद जो है स्त्रियों की दशा इतनी गिरी कि वह स्त्रियां इस वस्तुओं के समान हो गई और उनको इधर से उधर दे दिया गया, फिर उनको उधर से उधर दे दिया गया, फिर उनको उधर से उधर दे दिया गया। इस तरीके से जैसे टीवी और फ्रिज होता है, दहेज में दान किया जाता है आजकल, उसी तरह स्त्रियों को पहले एसेट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे कई उदाहरण जो है हमको
ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं, कहानियों में सुनने को। जहां एक तरफ उनकी बौद्धिक स्थिति को रोक दिया कि विवाह के पश्चात अगर आपने शिक्षा ग्रहण की तो आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, वो भयग्रस्त है, उसका पति न मर जाए, मानसिक गुलाम। वहीं दूसरी तरफ उसको एसेट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ना कोई ठिकाना है, ना कोई घर है, ना कोई मकान है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, एसेट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने जो है महिलाओं को, और धन्य है सावित्री बाई फुले जिन्होंने जो है महिलाओं के लिए अपना जीवन बलिदान दिया और जो है उनको बराबर का कानून में अधिकार दिया। इस अनुच्छेद के अंदर जो है महिलाओं को जिनकी स्थिति का पतन हो चुका था, जिनकी शैक्षणिक स्थिति सही नहीं थी, जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति सही नहीं थी, जिनकी राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी, उनकी कोई भी स्थिति सही नहीं थी। उस स्थिति को सुधारने के लिए इस अनुच्छेद का निर्माण किया गया है कि स्टेट महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बना सकेगा। अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है राज्य को इस आर्टिकल ने कि आप महिलाओं के विकास के लिए कानून बना लीजिए, बना सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और विशेष उपबंध बना लो। आप इस देश के अंदर जो है महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए सामाजिक स्थिति को सही करने के लिए कानून बना लीजिए। आप उनकी शैक्षणिक स्थिति को बनाने के लिए, उच्चतर करने के लिए कानून बना लीजिए। आप उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को सही करने के लिए कानून बना लीजिए। आप उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी राजनीतिक स्थिति को सही करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए कानून बना लीजिए। ये पूरी अथॉरिटी संविधान ने राज्य को दी है, और राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए विधायिका में 30%, 40%, 50% राजनीतिक आरक्षण कर सकता है। और यदि राज्य जो है महिलाओं के लिए राजनीति में 30%, 40%, 50% राजनीतिक आरक्षण कर दे तो महिलाओं की राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी। राजनीति में राइट टू इक्वलिटी आ जाएगा। तो अनुच्छेद 14 के अंदर जो है मूल भावना है कि जो है हमें राइट टू इक्वल करना है। राज्य चाहे तो पूरे देश के अंदर महिलाओं के लिए विशेष स्कूल कॉलेजेस खोल सकता है ताकि उनकी शैक्षणिक स्थिति पुरुषों के बराबर हो जाए। ये जो है अनुच्छेद 15 जो है उसे पूरी अथॉरिटी दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? ऐसा इसलिए दे रहा है कि महिलाओं में शैक्षणिक अधिकार का अभाव, उनकी जो शिक्षा है वह पुरुषों की तुलना में कम है। आर्थिक स्थिति महिलाओं की बहुत दुर्बल है। राजनीतिक अधिकार पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे है। सामाजिक अधिकार का अभाव है, उसके विषय में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ये स्थितियां जो है वहां पर महिलाओं की हैं। अब हम बात करते हैं इसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण है, जैसे कि अभी इंजीनियर जो है किशोर बौद्ध जी ने भी बताया, और जो है हमारे बीच में जो अन्य वक्ता आए थे जैसे समिता सिंह और जो है रुचि आजाद मैडम थी और एक अन्य महिला थी, इन्होंने सब लोगों ने बताया कि इन कारणों से जो है महिलाओं की जो है स्थितियां कमजोर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
कि महिलाओं की जो स्थिति है, उनके कमजोर होने की स्थिति है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण। एक कारण तो यह है कि पुरुषवादी दृष्टिकोण होने के कारण जो है, पुरुष बल, शारीरिक बल और आर्थिक बल का प्रयोग करके, शारीरिक बल, आर्थिक बल और बौद्धिक बल का प्रयोग करके महिलाओं को दबाए रखता है। एक कारण ये है कि मैं पुरुष हूं और मैं सुपीरियर हूं। फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी, सर्वोच्चता की भावना कि मैं सर्वोच्च हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सर्वोच्च हूं। यहाँ तक कि एक हाई स्कूल पास जो है पुरुष, अपनी बीए पास जो है पत्नी की जो है जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी बौद्धिक शक्ति है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और बल्कि जो है उसकी बौद्धिक शक्ति को, उसकी जो है शिक्षा को ही जो है उससे जो है वह ईर्ष्या रखने लगते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत सुपीरियरिटी की भावना। जो पुरुषवादी दृष्टिकोण है, उसमें बदलाव भारत देश के पुरुषों को करना होगा। दूसरी तरफ अगर पुरुषवादी दृष्टिकोण पर हम चर्चा करें तो 24 घंटे हो जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा नहीं जाएंगे। दूसरा बिंदु है कि पुरुष के द्वारा सताई हुई महिलाएं, एक घर, चार दीवारी, एक कमरा या एक मकान या एक बंगला जिसकी खरीद में रहती है, वो चार दीवारी, उनकी टेरिटरी उतनी होती, उसमें रहती, और उस टेरिटरी, उस बंगले, उस घर, उस चार दीवारी के अंदर महिलाओं के अंदर भी सुपीरियरिटी की भावना होती है। जहां पुरुष महिलाओं पर सुपीरियरिटी रखता है, वहीं महिलाएं महिलाओं पर सुपीरियरिटी की भावना रखती हैं। एंड वुमेन अगेंस्ट वुमेन, और महिलाएं महिलाओं के खिलाफ होती है। घर के अंदर एक कमरे में हुकूमत उनकी रहे, एक घर के अंदर उनकी हुकूमत रहे, एक बंगले के अंदर उनकी हुकूमत रहे, सिर्फ एक इतनी छोटी सी टेरिटरी में अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने ही परिवार की महिलाओं के खिलाफ जो है वह असमानता, भेदभाव का बिहेवियर करती है। वुमेन्स अगेंस्ट वुमेन्स सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं, क्योंकि जितने भी जो है टकराव है, वह महिलाओं की सुपीरियरिटी महिलाओं के ऊपर हो, इस वजह से होते हैं घर के अंदर। अब महिलाओं के विकास में जहां एक पुरुषवादी दृष्टिकोण बाधक है, वही महिलाओं के अंदर सुपीरियरिटी की जो भावना है, वह भी महिलाओं के विकास में बाधक। दो बाधा है। तीसरी बाधा है कि जो बाहर की चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद जो दूसरी कंजर्वेटिव मेंटालिटी है, रूढ़वादी मानसिकता है, वह मानसिकता उनकी शिक्षा, उनकी राजनीति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति के खिलाफ काम करती, जिसका परिणाम ये होता है कि महिलाएं
कमजोर होती चली जाती और उनका जीवन जन्म से निर्भरता उनकी अपने पेरेंट्स पर होती है। पेरेंट्स के बाद जो है उनकी निर्भरता अपने पति पर होती है और ओल्ड एज में फिर बच्चों पे हो जाती है। इस तरीके से वह जीवन भर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होती है। आत्मनिर्भर होने के लिए उन्हें अधिकार की जरूरत है। सशक्तिकरण का मतलब ही है टू प्रोवाइड राइट। तो वुमेन अगेंस्ट वुमेन का जो मामला है उसको हमारे देश की महिलाओं को बड़ी गंभीरता से और सुपीरियरिटी की भावना तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कही। अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं तो फिर हम समतावादी हैं और अगर हम समतावादी हैं तो फिर हमारे अंदर सुपीरियरिटी की भावना नहीं होगी। हम सबको इक्वल समझेंगे, सभी समान हैं, स्त्री हो पुरुष हो। देखो बाबा साहब ने आर्टिकल 14 में लिखा कि धर्म मूल वंश जाति जन्म स्थान लिंग इत्यादि सेक्स इत्यादि के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। बार बार बाबा साहब ने विभेद को रोकने की बात करी, राइट टू इक्वालिटी की बात करी। क्यों? क्योंकि वो समतावादी दृष्टिकोण जो है तथागत गौतम बुद्ध से उन्हें प्राप्त हुआ और पूरी दुनिया में जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता ही मानवता का प्रमुख लक्षण है। तो जो वुमेन अगेंस्ट वुमेन है हमारे देश के अंदर, महिलाओं के विरुद्ध काम करती है, जिसका परिणाम होता है कि उसका लाभ जो है पुरुष भी उठाते हैं। महिलाएं लड़ती हैं, कमजोर हो जाती है, पुरुष लाभ उठाते हैं और फिर उसके बाद बाहर के जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो रूढ़वादी लोग हैं, जिन्होंने इस बात की संरचना की, एक विचारधारा पैदा करी कि यदि पति अगर महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे संविधान विरोधी तत्व भी जो है उसका लाभ उठाते। तो जो वीकनेस है महिलाओं की उसको दूर करने का काम जो है कानून के द्वारा किया जा सकता है, परंतु जो जब हम अपने मस्तिष्क के अंदर जो है सुपीरियरिटी की भावना लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर इस सुपीरियरिटी की भावना को कानून से नहीं दूर किया जा सकता है। इसको हमें अपने दिमाग सुपीरियरिटी की भावना, अगर महिलाओं के विरुद्ध सुपीरियरिटी की भावना निकाल लेती हैं तो 50% कष्ट, 50% तकलीफ उनकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। मैं लिख के एफिडेविट कर दे देता। देश की महिलाओं के लिए हमारा यही कहना है कि अगर वह जो है अपने मस्तिष्क के अंदर महिलाओं से सुपीरियर होने की, परिवार में जो सुपीरियरिटी की भावना रखती है, चाहे सास बहू से सुपीरियर समझे स्वयं को, चाहे ननद बहू से सुपीरियर समझे स्वयं को, चाहे बहू ननद से सुपीरियर समझे स्वयं को, चाहे बहू सास से सुपीरियर समझे स्वयं को, ये जो है, ये जो महिलाएं हैं, अगर यह स्वयं को सुपीरियरिटी की भावना से निकाल ले तो इनकी 50% समस्याएं खुद ब खुद समाप्त। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने दुखों को दूर करने की रिसर्च की थी। वो घर को त्याग करके अनुसंधान पे निकले थे। आज हम लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं कि भाई इन्होंने एमफिल किया, जैसे मैंने एमफिल किया, मास्टर ऑफ फिलोसफर हूं, मैंने एमफिल किया, लॉ में एमफिल किया। एक रिसर्च करी हमने, इतने समय तक हमने खोज करी, हमने एक रिसर्च करी कि वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ वुमेन
in Bundelkhand region, special welfare provisions of women in Indian Constitution, special reference in Bundelkhand region. ये रिसर्च बुंदेलखंड की महिलाओं के ऊपर मैंने करी और आउटकम निकाला, निष्कर्ष निकाला कि जो है बुंदेलखंड की महिलाओं के शरीर में ब्लड की कमी, उन्हें एनेमिक है, रक्तहीनता की समस्या, बीमारियां बहुत है, कुपोषण की शिकायत, उन्हें जो है अशिक्षा की दिक्कत है, बहुत सारी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने अपनी जो है रिसर्च में, अनुसंधान में मैंने निकाले, आउटकम निकाले। इसी तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में दुख क्यों है इस संबंध में अपना ग्रह त्याग करके रिसर्च चालू और लंबे समय तक तथागत गौतम बुद्ध ने अनुसंधान किया और अनुसंधान करने के बाद जो है तथागत गौतम बुद्ध ने आउटकम क्या निकाला, मैं बताता हूँ। अगर देश के नागरिक, देश की महिलाएं, अगर उनके आउटकम जो आया उन्होंने निष्कर्ष निकाल के दिया, उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको धारण कर ले, तो भारत देश की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। वो क्या निकाला उन्होंने आउटकम तथागत गौतम बुद्ध ने? तथागत गौतम बुद्ध ने जो पहला बिंदु था कि मानव के दुखों का कारण क्या है, तो उन्होंने निकाला कि मानव के दुखों का कारण है उसकी नकारात्मक सोच, उसकी नकारात्मक सोच। मानव के दुखों का असली कारण है उसकी नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग। उसके मस्तिष्क में जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध नकारात्मक विचार जैसे ही उत्पन्न होता है, वह अपने लिए 50% समस्याएं जन्म देता है। जैसे कि हमने अपने पड़ोसी के विरुद्ध नकारात्मक सोच डेवलप करी, ठीक है? कैसे? अगर हमने उसके विरुद्ध नकारात्मक सोचा और नकारात्मक कृत्य किया जिसकी वजह से उसको क्षति हुई, तो 100% उसको क्षति हुई और उसको क्षति करने में 50% हमें तकलीफ हुई। निगेटिव थिंकिंग के कारण 50% हम दुखी रहे, परेशान रहे, कैसे इसको नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे इससे कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे अधिकारों को छीना जाए, उससे 50% हमें तकलीफ दी। हमने 50% दुखों को खुद आमंत्रित किया। उसको पता नहीं चला कि हमने उसे कष्ट पहुंचाया, उसे 100% क्षति हुई, परंतु हमें 50% स्वतः उसे कष्ट पहुंचाने। और 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 50 साल बाद भी अगर उसकी पीढ़ी को पता चल गया कि इस व्यक्ति के द्वारा जो है हमारे पूर्वजों को क्षति पहुंचाई गई थी, तो वो लोग जब रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, तो फिर हमारे किए हुए नकारात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें 100% दुख मिलेगा। ये जो दुखों का कारण तथागत गौतम बुद्ध ने एक सेंटेंस में बताया कि हमारे नकारात्मक विचार ही हमारे दुखों का कारण है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो है नकारात्मक सोच, महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध नकारात्मक सोच जो है उनके दुखों का मूल कारण है। इसलिए महिलाओं की वुमेन अगेंस्ट वुमेन को हमने विस्तार से बताया कि महिलाओं के विरोध में होती, जिसकी वजह से उनकी सशक्तिकरण की समस्या खड़ी होती।
अब जैसे कि जो है समिता सिंह ने बताया कि जो है क्राइम बहुत होता है महिलाओं के विरुद्ध, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो क्राइम तो जो है महिलाओं के ही विरुद्ध नहीं होता है, क्राइम अपराध जो है सभी के विरुद्ध होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी के विरुद्ध। परंतु अगर क्राइम जो है महिलाओं के प्रति होता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति बलात्कार होते हैं। अब महिलाओं के प्रति बलात्कार होते हैं तो महिलाओं के प्रति बलात्कार होना एक अपराध है और यह एक सामान्य बात है। यह उनके विरुद्ध जो है असुरक्षा की भावना है, विधिक जो विधियां हैं उनका उल्लंघन है और यह सदा से होता आया है और आगे भी होता है। यह सामान्य बात। किसी की हत्या कर देना, चोरी हो जाना, बलात्कार हो जाना, किडनैपिंग हो जाना, ये सब अपराध है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इसको लिखा गया। परंतु जो है समिता सिंह ने जो है बात कही बलात्कार की कि जब बलात्कार अपराधी की भावना के साथ नहीं, मेंसरिया के साथ नहीं, बल्कि बदले की भावना लेने के लिए किया जाता। जब बलात्कार में बदले की भावना शामिल होती है, किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए जब बलात्कार किया जाता है उस समाज की महिला बेटी से, तब यह सामाजिक अपराध भी होता है। बदले की भावना से जब अपराध किया जाता है तो यह एक समाज के विरुद्ध किया गया अपराध। एक समाज की महिला के साथ किया गया बलात्कार जब उस समाज के साथ बदला लेने की या उसे नीचा दिखाने की दृष्टि से किया जाता है, इस भावना से किया जाता है, तो यह समाज की महिला के विरुद्ध किया गया बलात्कार होता है। सिर्फ महिला के विरुद्ध किया गया बलात्कार नहीं होता है। तो बलात्कार भी दो प्रकार के हैं। एक तो जो है कामुकता के कारण किया गया बलात्कार, दूसरा बदले की भावना से किया गया बलात्कार। अब जब भारत के अंदर बलात्कारों को हम जो है रिसर्च करें, उसका अनुसंधान करें, इस पर जो है डाटा देखें, तो जिन जो है शोधकर्ताओं ने बलात्कार पर शोध किया है उनके निष्कर्ष से जो है यह निकल के आता है कि भारत में जो है बहुत सारे मात्रा में बलात्कार बदले की भावना से किए जाते हैं और बदले की भावना के मामले में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ जो बलात्कार के मामले आ रहे हैं उसमें बदले की भावना भी शामिल है। तो ये भी एक सशक्तिकरण का मामला है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, समय जो है इस समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आपको संक्षेप में जो है लॉ बता देता हूँ कि ये सारी समस्याएं हैं और जो है सशक्तिकरण के लिए जो है महिलाओं को हमें क्या देना है, अधिकार। महिलाओं की उन्नति का सिर्फ एक ही पैमाना है, वह है कि उन्हें शैक्षिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक दृष्टि से उन्हें आगे बढ़ाया जाए और शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से वह तब आगे बढ़ पाएंगी जब वैचारिक रूप से वह स्ट्रांग हो। तो वैचारिक रूप से जो है उनके अंदर विचार जाए देश की महिलाओं के लिए, इसलिए मैंने इस वुमेन्स अगेंस्ट वुमेन के टॉपिक पर जो है टाइम लेकर के बात करी है। और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर काफी ज्यादा जो है गहन शोध किया जा सकता है और इस पर जो है काफी अच्छे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देश की महिलाओं को अवसर दिया जा सकता है, ऐसे विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं ताकि देश की महिलाएं आगे बढ़ सके, परंतु समय का अभाव है। हम बात करते हैं भारत के संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके माध्यम से महिलाओं का जो है भारत के संविधान द्वारा विकास किया गया। जैसे आर्टिकल मैंने 15 बताया आपको अभी ये मैं बता चुका हूँ। आर्टिकल 16 है अवसर की समता, उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान जो है नियोजन के मामले में अवसर की समानता प्रदान की गई। अनुच्छेद 17 जो महिलाओं को जो दलित अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं थी जिनके साथ
जो है वुमेन अगेंस्ट वुमेन में आप ये भी एक कॉलम देख लीजिए कि जो है महिलाएं जो स्वयं पीड़ित हैं इस देश की, वह अनुसूचित जाति की महिलाओं के विषय में जब बताया जाए तो वह सामान्य जाति की महिलाओं से अनुसूचित जाति की महिलाएं और ज्यादा पीड़ित हैं। सामान्य जाति की महिलाओं को जो है जितना पीड़ा है उससे कहीं ज्यादा अनुसूचित जाति की महिलाओं को पीड़ा है, और उनके साथ जो है जो अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही अनटचेबिलिटी के व्यवहार को करती थी, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया और इसे आपराधिक कार्य माना गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन प्रदान किया गया ताकि इनको जो है समता प्रदान की जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन्हें समता प्रदान की जा सके। कैसे? इनको विशेष विधि द्वारा ऊपर लाया जाए, इनका एम्पावरमेंट किया जाए। महिलाओं की जो स्थिति थी कि उनको जो है वस्तु के समान समझा जाता था, दहेज मांगा जाता था, जला करके भी मार देने की प्रथा थी। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसके सेक्शन 4 के अंदर दहेज की मांग करने पे 6 महीने की सजा। भारतीय जो है दंड संहिता की धारा 498A क्रूएल्टी को डिफाइन करती है। क्रूएल्टी में मानसिक क्रूएल्टी और शारीरिक क्रूएल्टी दोनों आती है, क्रूरता। और अगर कोई जो है दहेज के लिए जो है किसी स्त्री पक्ष से दहेज की मांग के लिए जो है जो उसकी पत्नी है उससे पति या उसके नातेदारों द्वारा जो है दहेज की मांग के लिए क्रूरल्टी की जाती, चाहे मानसिक या शारीरिक, तो जो है 498A के अंतर्गत परिधि में लाया गया और नॉन बेलेबल ऑफेंस रखा गया, इसे अपराध घोषित किया गया। महिलाओं की जो है स्थिति को सुधारने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 लाया गया। ये सब एम्पावरमेंट है, अधिकार देना ये एम्पावरमेंट है। एक बड़ी समस्या हुआ करती थी कि महिलाओं को उनके पति के मर जाने के बाद सती होना पड़ता था। ढोल नगाड़े, देवी देवता, नारियल सब चीजों को जो है पूजा पाठ करके जो है उस विधवा स्त्री को सजाया जाता था। सजाने के बाद उसको उस पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, वो सती हो जाती थी, सती देवी कहलाती थी। उसको भी द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 के द्वारा जो है रोक दिया गया। इस तरीके से महिलाओं को अपने पति के साथ जो है सती होने की जरूरत नहीं। बड़ी बुरी स्थिति थी महिलाओं, ये सब कानून के द्वारा उन्हें अधिकार मिला है। आज जो कुछ भी वो इक्वल राइट्स एंजॉय कर रही हैं वह कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले की वजह से है, और ये जो कानून है उनकी वजह से है। आगे चलते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, पता चला बेटी जो है 8 साल की है और उसकी शादी की जा रही है 11 साल के लड़के से, और लड़की हुई 14 साल की, लड़का हुआ मान लो कि 16 साल का गौना कर दिया। चाइल्ड मैरिज, लड़की की एजुकेशन की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि चाइल्ड मैरिज में बच्ची जो है घर संभाले, बच्चे संभाले या जो है पढ़ाई। तो अगर जो है किसी महिला को अशिक्षित रखना है, किसी महिला को अशिक्षित रखना है तो कंजर्वेटिव क्या करेंगे? कंजर्वेटिव रूढ़वादी कहेंगे जल्दी से बच्ची की शादी कर दो, भाई लड़की बड़ी हो गई शादी करो इसकी। क्योंकि अगर जो है आप की स्त्री को अशिक्षित रखना है तो उसकी शादी करवा दो, काम खत्म हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव चाइल्ड मैरिज एक्ट, चलो भाई बच्चों की शादी करो। तो उसको रोकने के लिए भी चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया, और चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत जो है बाल विवाह को प्रतिषेध कर दिया गया। और उसकी जगह पर एक नया एक्ट आया जिससे अभी जो है हिंदू कोड बिल की भी बात हो रही थी, वो आया
हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके अंतर्गत सब क्लॉज 5 में विवाह की शर्तें, उम्र, सारी चीजें लिखी हुई, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से महिलाओं की कम उम्र में शादी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उनके सामने ये अवसर है कि वह पढ़ सके। अब जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, उनके पास अधिकारी नहीं था, वो संपत्ति ही नहीं रख सकती थी, लड़का ही रखे, है ना। तो उसके लिए भी कानून आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। महिलाओं को अक्सर जो है ये भी समस्या रहती थी कि भाई उनको विवाह के उपरांत जो है खाने पीने को नहीं मिलता था, कपड़े लत्ते नहीं मिलते थे, उन्हें घर से भगा देते थे पुरुषवादी दृष्टिकोण के कारण पति लोग। तो उन्हें जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत जो है गुजारा भत्ते का अधिकार प्राप्त दिया गया। एम्पावरमेंट है ये। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते थे उनकी शक्ल देखी नहीं जाती थी। ये वही देश है जिस देश, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, इसी देश के अंदर महिलाओं के विरुद्ध यह कुप्रथा थी कि उसके बच्चे नहीं होते थे तो उसकी शक्ल नहीं देखी जाती कि भाई इसके बच्चे नहीं होते, इसकी शक्ल नहीं। देखो इतना जो है अंधविश्वास, उसको भी दूर करने के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 आया कि भाई जो है चलो आप गोद ले लीजिए, बच्चों को आपको गोद लेने का अधिकार है। बच्चे नहीं जन्म लेते कोई बात नहीं, जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं और वो देना चाहता है स्वेच्छा से तो कानूनन आप पिता बन गए, माँ बन गए। मुस्लिमों के लिए द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लाया गया ताकि उनकी भी समस्याओं को दूर किया जा सके। इस तरीके से बहुत सारे कानून महिलाओं के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत महिलाओं की जो है क्या बोलते प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है अगर कामगार महिलाएं हैं तो उन्हें अवकाश प्रदान करने के लिए आया प्रसूति अधिनियम। छुट्टी का उन्हें जो है लाभ मिलता है, तनख्वाह नहीं उनकी कटती है। इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है प्रावधान रखा गया कि अगर जो है मान लीजिए कोई पुरुष लेक्चरर है और समान वर्क है तो जितनी तनख्वाह पुरुष को मिलेगी उतनी स्त्री को मिलेगी। इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट की प्रावधान रखा गया। ये कानून, इन कानूनों के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया। परंतु जो है जो दलित वुमेन है, दलित महिलाएं हैं, उनकी स्थिति सामान्य महिलाओं से ज्यादा है। कारण क्या है? कारण है अशिक्षा। एक तो अशिक्षा है, दूसरा सुपीरियरिटी की भावना है, तीसरा उनके प्रति समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण है जिसकी वजह से उनकी स्थितियां ज्यादा खराब है। तो ये जो है जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने का कानून के द्वारा प्रयास किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। स्टेटमेंट है कि लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। कानून सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र, साधन है। इसके द्वारा आप देखिए कि सती प्रथा समाप्त हो गई। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके द्वारा देखिए कि महिलाओं को जो विधवा महिला हो जाती थी और उनको जो है बाल काट दिए जाते थे, उन्हें अशुभ समझा जाता था, आज उन्हें राइट टू रीमैरिज, विशेष विवाह अधिनियम, स्त्री पुरुष से विवाह कर सकती है बिना धर्म के बंधन के, बिना जाति के बंधन के। जहाँ हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं को हिंदुओं से विवाह करने की अनुमति देता है, वही विशेष विवाह अधिनियम जो है एक हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, सभी जो है धर्मों के लोगों को एक दूसरे से विवाह करने की अनुमति देता है। विशेष विवाह अधिनियम ये जो है मानवाधिकार।
इस तरीके से बहुत सारे कानून आए। तो आई वाज टेलिंग अबाउट द लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड लॉ इज चेंजिंग द सोसाइटी। राइट टू इक्वालिटी आ रही है, अनटचेबिलिटी खत्म हो रही है। जहां महिलाओं का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, वहीं पुरुषों का भी एम्पावरमेंट हो रहा है, जो वीकर सेक्शंस के लोग। परंतु ये एम्पावरमेंट सिर्फ लॉ से हो जाएगा, ये संभव नहीं, क्योंकि जो मानसिक गुलामी है वह आपको खुद दूर करनी। मानसिक गुलामी लॉ से नहीं खत्म, मानसिक गुलामी को दूर करे बगैर महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं है, क्योंकि घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 भी आ गया। इतने सारे अधिनियम आ गए, इतने सारे कानून बन गए, उसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं। वुमेन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध काम कर रही है। मैन अगेंस्ट वुमेन, ये भी एक देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो है महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं हो पाया। लेकिन अगर जो है हम अपना माइंड सेट आज से हमारे देश के नागरिक की सोच लेके हमें जो है महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं का एम्पावरमेंट करना है, उन महिलाओं को महिलाओं के विरुद्ध काम नहीं करना है, सुपीरियरिटी की भावना को त्याग देना है, इक्वालिटी की भावनाओं को ग्रहण करना है, तो निश्चित रूप से जो है ये कामयाबी मिलेगी। यहीं से मैं जो है अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आरसी धीमान साहब। आज के स्पेशल एपिसोड में आपने महिला साथियों की आज से संबंधित वक्तव्य जाने, राष्ट्रीय आचार्य जी का उस पर सटीक परिभाषा जानी, और उसके बाद आपने अपने तरीके से संवैधानिक जो परिभाषाएं हैं, संभावित जो परिभाषाएं हैं, जो अधिकार हैं, वो रखे। आपके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आज और एक और स्पेशल थैंक्स। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमेशा आपका आभारी रहेगा। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन रखें, माननीय भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज विश्व महिला दिवस के इस अवसर पर हमारे संविधान वाचक प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संचालक मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, और चूंकि मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी की आज शादी की सालगिरह भी है, 21 वर्ष हो गए उनकी शादी को, लगता नहीं अभी तो ठीक से देखा जाए तो मास्टर भी 21 वर्ष के से लगते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत साधुवाद। तथागत की कुदरत की उन पर कृपा रहे, उनकी जोड़ी, उनका परिवार सदैव सुखी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जितने साथी जुड़े हैं सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। विस्तार से साथियों ने चर्चा की है, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं देर से जुड़ पाया आपके बीच में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, एक बड़ी प्लानिंग बनाकर और उसको धार्मिक रूप देकर प्लानिंग बनाई गई, नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, और उनको कानूनों को कानून तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उनको ईश्वर का प्रभाव दिखाकर धार्मिक रूप भी उसको दिया गया। जैसा हमारे प्रोफेसर साहब आरसी धीमान साहब ने बताया कि महिला ही महिला का शोषण ज्यादा करती है,
तो ये आदतन हो गया, आदत में हो गया। जैसा सास ने देखा अपनी सास से, जैसा बहू ने देखा अपनी सास से, जैसा लड़की ने अपने माता पिता के परिवार में देखा, तो वो आदतन हो गया, एक आदत में आ गया, एक स्वभाव में आ गया, एक जीवन की कार्यशैली में आ गया। और इतने सारे संघर्ष हुए। माता सावित्रीबाई फुले का नाम प्रथम लिया जाता है, आत्मा जी का नाम, माता रमाबाई का नाम, झलकारी बाई, अहिल्याबाई, अवंतीबाई, अनेक वीरांगनाएं हुई जिन्होंने युद्ध किए, जिन्होंने ये साबित किया कि वो किसी भी एंगल में पुरुष से कम नहीं है। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कानून के माध्यम से आज हमको बराबर का, महिलाओं को बराबर का हक दे दिया। लेकिन 73 वर्ष की इस आजादी में आज भी हम ये कह दें कि महिला स्वतंत्र हैं, मैं समझता हूं ये नाइंसाफी होगी, ये बेईमानी, सरासर बेईमानी होगी। आज भी बड़ी संख्या में जो शहरों में लड़कियां पढ़ लिख रही हैं या जिनको पढ़ने लिखने का मौका मिल गया है, वो कुछ स्वतंत्रता पा गई हैं या कुछ स्वतंत्रता पाने की लिए जिद करती हैं, संघर्ष करती हैं, कोशिश करती हैं। लेकिन आज भी 90% जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं, जो रूरल एरिया हैं, गांव देहातों के एरिया हैं, आज भी जब बेटी जन्म लेती है तो पिता के अधीन रहती है, और जब शादी हो जाती है तो पति के अधीन रहती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटों के अधीन रहती है। आज भी ऐसी मानसिकता बन गई है, और ये मानसिकता हजारों हजारों सालों की व्यवस्था का परिणाम है। हजारों हजारों साल जो वाई विलड वाई संस्कार जो चलता आ रहा है, इतनी बड़ी कानूनी आजादी मिल जाने के बाद भी अभी नहीं निकल रहा है। 33% आरक्षण, जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया था, स्थानीय निकाय में दिया गया है। जो निकाय चुनाव होते हैं, गांव का प्रधान हो गया, सभासद हो गया, वार्ड का हो गया, चेयरमैन का हो गया, मैं आपको बड़ा कड़वा सच बता रहा हूं, आज भी गांव देहात में महिला सीट जब ब्लॉक प्रमुख की हो जाती है तो महिला ब्लॉक प्रमुख हो जाती है कागजों में, महिला गांव की प्रधान हो जाती है कागजों में, प्रधानी उसका पति चलाता है, उसके घर के लोग चलाते हैं। ब्लॉक प्रमुख महिला होती है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का काम उसके पति करता है या बेटे करते हैं या घर के दूसरे पुरुष लोग करते हैं। उसको ठीक से ये होश भी नहीं है कि ब्लॉक प्रमुख तो मैं हूं, उस महिला को ठीक से ये होश भी नहीं है कि गांव की प्रधान तो मैं हूं। तो ये हजारों साल की रूढ़िवादी व्यवस्था है जो रक्त में समा गई है, खून में समा गई है। और बुद्ध ने, साहू ने, फूले ने, संत रविदास ने, संत कबीरदास ने, सबने बहुत अपने जीवन को कुर्बान किया है कि महिलाओं को भी पुरुष के समान लाया जाए, उनको भी पुरुष की बराबरी में खड़ा किया जाए। और भारत देश में एक सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं मान्यवर कांशीराम साहब को। मान्यवर कांशीराम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके पार्टी में दूसरे नंबर का उनको दर्जा दिया, और जब उनको मौका मिला कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है तो स्वयं मान्यवर कांशीराम साहब मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने हमारी एक बहन को, महिला को मुख्यमंत्री बनाकर महिलाओं के संघर्ष में
और महिलाओं के स्वाभिमान में एक बहुत बड़ा काम किया है। और अब 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च हम सब लोग आगरा में रहेंगे। कांशीराम साहब के जीवन पे, महापुरुषों के जीवन पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये रूढ़वादी व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अन्याय, अत्याचार, महिलाओं के प्रति हीन भावना कैसे समाप्त हो। 21वीं सदी समता स्वतंत्रता का इतिहास रचे, इसके लिए हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब का, अपने राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर साहब का और समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं सभी साथियों को माइक खोलने की अनुमति देता हूं। सभी साथी अपना माइक खोलें और आज के समापन गाथा में सब शामिल हों। सभी साथी अपना माइक खोल सकते हैं और समापन गाथा हम सब एक साथ बोलते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। साधु 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 नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि। सभी उपस्थित साथियों को फिर से एक बार आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक मंगल कामना। आज के वेबिनार के संचालन की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।